अब जो स्टूडेंट्स आपके सामने नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार वैरायटी का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो आप लोग क्या सीखेंगे। पहले मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि हर वैरायटी डिफरेंट लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने, और अच्छी से अच्छी वैरायटी आ रही है आपके सामने। तो उसमें हम हर बार ये तो बात करें ना कि सर आपने वैरायटी वर्ड यूज़ किया, तो इसका हम लोग कुछ नया तो आप सिखा रहे होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देखोगे कि आपको दो रिएक्शन दी हुई है, और इन रिएक्शंस का फाइनली आपसे जो एजीआई है उसका केएसपी पूछा हुआ है। चलो एजीआई का केएसपी भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, उसमें एजीआई गिव्स एजी पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव करके मैनेज भी कर लेंगे। एक नया चैलेंज जो अब आपके सामने है वो ये है कि एक तो एजीआई को इस इलेक्ट्रो में कैसे फाइंड करें, दूसरी बात एजीआई का केएसपी जो है वो इलेक्ट्रो में फाइंड करना, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि एक रिलेशन अभी मैं आपको बताऊंगा ई नोट के साथ में। तो सबसे पहली बात, ये रिएक्शंस का ई नोट कैसे फाइंड करते हैं इसकी भी थोड़ी हम लोग बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सॉल्यूशन करता हूँ फिर वापस आपसे बात करता हूँ। तो रिएक्शन मेरे सामने थी एजी प्लस आई नेगेटिव गिव्स एजीआई, और एजी गिव्स एजी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ई नोट। ओवरऑल अगर मैं केएसपी के लिए एजीआई की इक्वेशन लिखूं तो बच्चों में क्या लिखूंगा, एजी पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव। मतलब मुझे एजी पॉजिटिव चाहिए राइट हैंड साइड में, इस इक्वेशन में मुझे राइट हैंड साइड में मिल रहा है, और आई नेगेटिव मुझे चाहिए किधर, ये भी राइट हैंड साइड में, लेकिन मुझे मिल रहा है किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है। तो इसे मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी इसको उल्टा करना पड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि मेरे सामने ई नोट जो है वो आपको पता है कि ई नोट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कभी भी एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती, मतलब उनको डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। डेल्टा जी नोट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, और डेल्टा जी नोट से वापस फाइनल इक्वेशन के लिए ई नोट फाइंड करेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ जो मैं आपको एक बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। मेरी जो टारगेट रिएक्शन है इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1। मतलब एजी एक इलेक्ट्रॉन देगा और आई एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एन फैक्टर कितना है, 1 है। और इन दोनों इक्वेशंस जो है नोड और कैथोड की रिएक्शन है, इनमें भी एन फैक्टर कितना है, 1 है। अगर सभी रिएक्शंस में आपको एन फैक्टर सेम मिल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ट्रिक है, बेहतरीन पोर्शन है जिससे आपको इतना पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर एन फैक्टर सेम आ रहा है तो एन फैक्टर सेम आने की सिचुएशन में आपको डेल्टा जी नोट में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट जो इक्वेशन यूज करते थे 1 2 का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, लाइकवाइज वो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि ई नोट का वैल्यू फर्स्ट केस में 0.152 है, लेकिन मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं ई नोट 1 कह दूं और इसको मैं ई नोट 2 कह दूं, तो जो ओवरऑल ई नोट रिएक्शन आ रहा है वो आ जाएगा, इसको अपोजिट करना पड़ा तो माइनस का 0.152, और ये एज इट इज रह जाएगा माइनस का 0.80। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आ जाएगी माइनस का 0.952 वोल्ट। आप समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन में अगर एन फैक्टर सेम है तो डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो, जैसे अभी मैंने सिखाया। अगर सेम नहीं है तो आगे की वैरायटीज में आप ये भी समझ जाओगे कि फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको डेल्टा जी नोट के मेथड पर जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं बात करूं माइनस 0.952 वोल्ट आपका आ गया, तो यहां से आ जाएगा डेल्टा जो अपने पास में ई नोट सेल है, रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नोट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन फैक्टर कितना है, 1 log बेस 10 के इक्विलिब्रियम की जगह आ जाएगा केएसपी, क्योंकि केएसपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यहां से स्टूडेंट्स log केएसपी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा ई नोट अपॉन 0.0591। ई नोट का वैल्यू आ रहा है माइनस का 0.952 अपॉन 0.0591। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 16.1 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है। अगर मुझे लोग केएसपी की जगह क्या पूछा होता, केएसपी पूछा होता, एक स्टेप आगे बता रहा हूं, तो अगर मुझे केएसपी पूछा होता तो मैं क्या करता, एंटी लॉग कर देता। केएसपी इक्वल्स टू एंटी लॉग करने के लिए इधर से लॉग हटेगा तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो 10 की पावर बन जाएगा, तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 16.1। एक बहुत अच्छा रिलेशन
का क्वेश्चन है जिसमें अभी आपने दो बातें सीखी कि सर अगर एक तो हमारे पास में एनोड कैथोड और फाइनल रिएक्शन के एन फैक्टर सेम है तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, जो मैंने सिखाया। इसके अलावा एक रिलेशन आपने सीखा ई नोट और के इक्विलिब्रियम के बीच में क्या रिलेशन है, तो ई नोट इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा 0.0591 अपॉन एन log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो मैंने केएसपी लिखा। बाकी एक log से एंटी log को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी एक बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया अभी मैंने आपके सामने रखा है। तो एक अच्छी रेंज का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को 3 स्टार भी मैं देना चाहूंगा। तो इसे आप बढ़िया से तैयार करें, कैसे क्या इसका अप्रोच रहेगा वो मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ रहा है मेरी तरफ से, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 5 स्टार क्यों कहा पहले मैं इसको समझा दूं, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप देख रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जितने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैरायटीज आप लोगों के लिए सेलेक्ट की है, मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा श्योर हूं कि आपका जो नीट का एग्जाम आने वाला है उस नीट के एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो अपने डिस्कशन से बाहर नहीं जाएंगे। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ। खैर अभी मैं आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखो आपको 2 रिएक्शन दी हुई और तीसरी टारगेट रिएक्शन है, उसके लिए आपको ई नोट पूछा हुआ है। लेकिन बच्चों देखो दोनों जो रिएक्शन है उसमें एन फैक्टर 1 है, जबकि टारगेट जो रिएक्शन है उसके अंदर आपका एन फैक्टर कितना 2 है। तो अभी ट्रिक के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप क्या कहोगे, सर अगर एनोड कैथोड और फाइनल रिएक्शन में एन फैक्टर सेम होता तो हम डायरेक्ट अप्रोच करते, लेकिन इस बार इसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो ई नोट है इसे हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो किसके अंदर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी, डेल्टा जी नोट। तो डेल्टा जी नोट का ई नोट के साथ में रिलेशन तो बोल दो जरा, डेल्टा जी नोट इसको क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट से। तो यहां से हमें एन फैक्टर पता है, एफ का वैल्यू फेराडे कांस्टेंट रूप में एफ रख ही देंगे, और ई नोट हमारे को अवेलेबल है। तो फटाफट से आइए देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में Cu प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, और इसका ई नोट 1 दिया हुआ है 0.15 वोल्ट। तो मैंने ई नोट 1 का डेल्टा जी नोट 1 क्या लिखा है, एन फैक्टर कितना है यहाँ पर 1 है, तो माइनस एन एफ ई नोट, माइनस एन का वैल्यू 1, एफ की जगह एफ और ई नोट की जगह 0.15, तो माइनस का 0.15 एफ हो गया डेल्टा जी नोट 1। अब डेल्टा जी नोट 2 कैसे होगा, ये रहा ई नोट 2 0.50, एन फैक्टर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहां से डेल्टा जी नोट 2 इक्वल्स टू माइनस 1 एफ और ई नोट की जगह 0.50 इक्वल्स टू माइनस 0.50 एफ आ गया। अब मुझे डेल्टा जी नोट इसका फाइंड करना है ओवरऑल, तो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन, एन फैक्टर कितना 2 एफ और ई नोट। तो मेरा जो टारगेट है वो है ही सही कि मुझे ई नोट चाहिए यहां से। तो बच्चों अब जो आपका ई नोट है वो डेल्टा जी नोट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो यहां से डेल्टा जी नोट की वैल्यू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैं क्या कर सकता हूं इजीली, अब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी मुझे चाहिए होगा वो मैं कर सकता हूं। तो यहां से मैं क्या देखता हूं कि अब डेल्टा जी नोट जो है इन इक्वेशंस को अगर मैं मैनेज करूं तो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू, मुझे Cu प्लस 2 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट में मिल रहा है, मुझे Cu जो चाहिए वो चाहिए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मिल रहा है। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो थोड़ा आप ध्यान देना कि अगर दोनों को ऐड करूंगा तो Cu प्लस से Cu प्लस तो वैसे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन मेरी ये बन रही है, यहां से डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2, तो वैल्यूज पुट करी, माइनस 2 एफ ई नोट इक्वल्स टू माइनस 0.15 एफ माइनस 0.50 एफ, तो यहां से एफ 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 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 ई नोट इक्वल्स टू माइनस 0.65, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से ई नोट का वैल्यू आएगा वो 0.325 वोल्ट आएगा। बच्चों फिर से आपके सामने ये बात रिपीट कर देता हूं, ई नोट का जब भी क्वेश्चन आए पहले तीनों इक्वेशन को देखना, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और फाइनल रिएक्शन। अगर एन फैक्टर सेम है तो डायरेक्ट जैसा आप करते आए वैसे कर ले, लेकिन अगर एन फैक्टर सेम नहीं है तो पहले ई नोट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेल्टा जी नोट में, और फिर डेल्टा जी नोट से फाइनल कैलकुलेशन करके और ई नोट तक कैसे पहुंचा जाता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन अब आपके सामने है। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन और इनका सॉल्यूशन आपके सामने आता है आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। लो मैं आपको थोड़ा स्पेस देता हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा हुआ है, तो केवल रिड्यूसिंग जो पावर है उसी के ऑर्डर की बात ना करके एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। तो जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, और सामने वाले को रिड्यूस कब करेगा, जब खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो जो ऑक्सीडेशन खुद का कौन करना चाहेगा, जिसका एसओपी ज्यादा है,
और एसओपी जिसका ज्यादा है वो सीरीज में कहां पर है, ऊपर है, और एसआरपी जिसका ज्यादा है वो सीरीज में कहां पर है, नीचे है। तो बच्चों ओवरऑल जो अब कंक्लूजन बनने वाली बात है वो ये है कि रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा उसका एसओपी ज्यादा होगा, और जो इसका एसओपी ज्यादा होगा सीरीज में कहां होगा, ऊपर। मतलब जो सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट है उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, और जो सीरीज में नीचे वाला एलिमेंट है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलो आ जाओ फटाफट से कॉन्सेप्ट बनाते हैं। रिड्यूसिंग पावर जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। तो ये इनवर्स किसकी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। तो ये इनवर्स हो जाएगा किसके, एसआरपी के। और ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर मैं बात करूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एसआरपी के। तो इनवर्स हो जाएगा किसके, एसओपी के। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होगा, जो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद को रिड्यूस वो ज्यादा करना चाहेगा जिसका एसआरपी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको सीरीज में टॉप टू बॉटम बढ़ता हुआ मिलेगा, जबकि रिड्यूसिंग पावर के लिए सीरीज में आपको जो इसका ऑर्डर है वो घटता हुआ मिल जाएगा। अब एलिमेंट्स आपके सामने हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, इनको आप अरेंज कीजिए, और जिसका एसआरपी सबसे कम है उससे सबसे ऊपर, जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा है उससे सबसे नीचे, और फिर अकॉर्डिंग टू आप इसका जो पूरा सीक्वेंस है वो इजीली क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी अभी आपके सामने रखा है। अगर मैं अपने जो ईसीएस की बात करूं, कंप्लीट ईसीएस की बात करूं, तो ये ईसीएस एक्वस सॉल्यूशन में वैलिड है, और इस ईसीएस में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन है, लिथियम। यानी अगर मुझसे ये कहे कि इन एक्वस सॉल्यूशन मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, तो मैं कहूंगा लिथियम का, और मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, तो मैं कहूंगा फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन सबसे बॉटम में है और लिथियम सबसे टॉप में है। तो रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट लिथियम का, और ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट किसका होगा, फ्लोरीन का हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला हुआ है, एक हाफ सेल का जो इसमें सीक्वेंस पूछा हुआ है, तो कॉपर का एक रोड हमें मिला हुआ और इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर हमसे बात हो रखी है। अब बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन को अगर 100 टाइम्स क्या कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होगा। आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछे, आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे, या इस वेराइटी का कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर सिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद में बस केवल आपको रिएक्शन लिखनी है बच्चों, और आराम से मैनेज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं रिडक्शन की रिएक्शन लिख लूंगा, Cu+2 विल गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Cu। अब चेंज कितना होगा वो देख लेते हैं। यहां से E रिडक्शन जो होगा इट विल बी E0 रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर कितना है 2 log बेस 10। प्रोडक्ट के रूप में Cu हमें सॉलिड मिल रहा है, और रिएक्टेंट के रूप में Cu+2। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो सॉलिड कंडीशन में जो मेटल होगी उसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल अब जो ई रिडक्शन मेरे पास में रहा हो जाएगा E0 रिडक्शन माइनस, आप चाहो तो 0.0591 को 0.06 भी ले सकते हैं, तो जाएगा 0.06/2 log बेस 10 1/Cu+2। अब आप मुझे बताओ कि अगर डाइल्यूशन कर दिया 100 टाइम्स, तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का रिलेशन क्या है। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन। If dilution increased by 100 times, then definitely the concentration of copper ion will decrease by 100 times. तो मैं यहाँ पर इसका जो वैल्यू पुट करूंगा वो 1/100 हो जाएगा, तो आ जाएगा E0 रिडक्शन माइनस 0.06/2 log बेस 10, ये आ जाएगा 1/100। 1/100 का मतलब 10 to the power -2, ये 10 to the power -2 ऊपर जाकर के हो जाएगा 10 to the power 2। इसको आगे लेके आएंगे तो आ जाएगा E0 रिडक्शन माइनस 0.06/2। ये ऊपर गया 100 तो 10 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनल बात आ रही है E0 रिडक्शन माइनस 0.06 वोल्ट। मतलब जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपका रहा उस स्टैंडर्ड पोटेंशियल के कंपैरिजन में 0.06 वोल्ट
क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब आपने कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन था इसे कितने टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, 100 टाइम्स इसको आपने डाइल्यूट कर दिया। तो अब अगर मान लो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती, मान लो जिंक था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती, तो सबसे पहला काम, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो। रिडक्शन पूछे तो रिडक्शन की रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन पूछे तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखो। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है, एन फैक्टर क्लियर हो जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब चीज क्लियर हो जाती है, तो बस केवल वैल्यू पुट करना होता है और फिर नेक्स्ट लेवल पर आपका आंसर बन जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारे को जो एक सेल रिएक्शन दिखा रखी है, इस सेल रिएक्शन का ओवरऑल ई नोट दिखा रखा है कितना 0.09, और CO+2 से CO का रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रखा है कितना माइनस का 0.28, और Ti+2 से Ti+3 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा हुआ है। चलो इसको तो डील कर ही लेंगे हम लोग, वो तो कोई बात नहीं है। मैं आपको पहले जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उस बात को सुनो कि कभी भी ई नोट सेल की अगर बात करते हैं तो ई नोट जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल इक्वल्स टू SOP of anode प्लस SRP of cathode। अब अगर मान लो दोनों आपको SRP दिए हुए होते क्वेश्चन में, तो SRP ऑफ कैथोड और SOP इसको क्या होता है, माइनस SRP होता है, तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड हो जाता। अगर दोनों SOP दिए हुए होते तो SOP ऑफ एनोड और ये अपने को SRP दिया हुआ था, इसको SOP में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर क्या आ जाता, साइन माइनस आ जाता। तो दूसरा इसका एक प्रेजेंटेशन हो सकता था, वो ये भी तो हो सकता था SOP ऑफ एनोड और माइनस में SOP ऑफ कैथोड। लेकिन अभी जो मेरे को एक्सप्रेशन है इसमें कैथोड का SRP दिया हुआ है, एनोड का SOP पूछा हुआ है, तो बहुत अच्छा काम हो गया। क्वेश्चन में मेरे को जो वैल्यू दी हुई है, ओवरऑल इनोड दिया हुआ कितना 0.09 इसको टू SOP ऑफ एनोड मुझे फाइंड करना है। मतलब ये कह दूं इनोड Ti+2 से Ti+3 मुझे फाइंड करना है, और SRP जो है CO से CO+2 से CO, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 0.28 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहां से माइनस का आ जाएगा, ये माइनस 0.28 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहां से इनोट Ti+2 से Ti+3 जो होगा हो जाएगा, ट्रांसफर कर दूंगा तो ये जाएगा 0.09 प्लस 0.28, तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.37 वोल्ट। तो तीनों एक्सप्रेशन आप ध्यान दें। इनोड सेल इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, इनोड सेल इक्वल्स टू SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। याद करने का तरीका, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसलिए उसका SOP, और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, इसलिए उसका SRP। तो इनोड सेल इक्वल्स टू SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड, पहला। दूसरा क्या लेंगे, इनोड सेल इक्वल्स टू, अगर दोनों के SRP दिए हुए हैं तो SRP ऑफ कैथोड तो था ही, लेकिन एनोड का SOP को SRP में कन्वर्ट करने के लिए साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। और अगर दोनों के SOP दिए हुए हैं तो क्या करोगे, SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड। तो मैंने तीनों आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिए, जो मेरा टारगेट था इस क्वेश्चन को लेने का, और साथ साथ में इसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है।